उठ जाओ जीजा जी, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे साली जी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जीजा जी, अकेले मुझे नींद नहीं आ रही, दीदी भी घर पर नहीं है। क्या मैं आज रात आपके साथ सो जाऊं? मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ सोने में, अगर तुम्हारी दीदी को पता लग गया तो। दीदी बीमार है और यहाँ पर नहीं है। अब मेरी दीदी से इतना डरते क्यों हो? साली जी, मैं डरता नहीं हूँ। अब इस उम्र में मुझे और कौन रिश्ता देगा। जीजा जी, आज रात के लिए मुझे अपनी बेबी समझो। देखने में तुम बची हो, काम ऐसे है तुम्हारे। अगली सुबह। जीजा जी, रात कैसी गुजरी? रात बहुत मजा आया। दिल कर रहा है तुम्हारी बहन को छोड़ दो। ये तो बस शुरुआत है जीजा जी, आगे आगे देखिए होता क्या है। क्या आज रात भी वो सब मिलेगा जिसने मुझे फिर से जवान कर दिया? एक हफ्ते बाद। आज मैं तुम्हारी बहन को लेने जा रहा हूँ। पर क्यों इतनी जल्दी, क्या है आपको? तुम्हारी माँ ने पैगाम भेजवाया है, अपनी बीवी को ले जाओ, और ये भी कहा है कि आते हुए अपनी साली को ले आना। मैं चाहता हूँ जने से पहले एक बार कर लें, फिर न जाने कब मौका मिले। चलो कमरे में, तुम्हें मजे कराओ, जोर से करना। मेरी 18 साल हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी। मैं जिसे अब तक एक मासूम बच्ची समझता रहा था, वह तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को पूजा को मेरे पास छोड़ गई। मैंने भी इसे बच्चे की तरह समझकर अपने पास ही सुला लिया कि कहीं इसे नए घर में डर न लगे। रात के लगभग 12 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि पूजा ही होगी, क्योंकि वह इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और पहली दफा हमारे घर रहने आई थी। शायद रात की खामोशी उसे डरा रही होगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी हैरानी की कोई हद न रही। वह हल्की सी शफ्फाफ नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही आहिस्ता से बोली, आकाश भाई, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं आज की रात आपके कमरे में रह सकती हूँ? मेरी नजर में पूजा हमेशा एक छोटी लड़की ही रही थी, मगर आज उसे इस अंदाज में पहली बार देख रहा था। वह तो किसी गुलाब की कली की तरह ताजा और जवान लग रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में भी उसका हर नक्श साफ झलक रहा था। यह सोचकर कि वह मेरी बीवी की छोटी बहन है, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर सोफे पर तकिया रख दिया और उसे आराम से सोने को कहा। खुद मैं बेड पर जाकर मोबाइल देखने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और शादी के वक्त पूजा सिर्फ एक बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल आना जाना बहुत कम था, इसीलिए मैं पूजा को अब तक बच्चे की तरह ही समझता रहा। मगर मुझे क्या खबर थी कि वह तो पूरी कयामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मग्न था और पूजा सोफे पर बेचैनी से लेटी हुई थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक मवाद सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जागने लगे थे। मैंने पूजा को आवाज देकर पूछा, कोई मसला है क्या पूजा? पूजा बोली, आकाश भाई, यह सोफा बहुत छोटा है, मेरे पांव बाहर निकल रहे हैं, सही तरह से लेट नहीं पा रही। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है पूजा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाता हूं। पूजा जैसे ही बेड पर आई, मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, मगर उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और धीमे से बोली, आकाश भाई, क्या आप सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस वक्त पूजा के जिस्म से नजरें हटाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने उसकी बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदल ली और मोबाइल देखने लगा। मुझे यह भी पता न चला कि कब मेरी आंख लग गई। कुछ ही देर सोया हुआ था कि अचानक आंख खुल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझता रहा, वह तो पूरी शराब की तरह नशा बन चुकी है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान उठने लगा था, मगर मैं बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर पूजा ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई और न चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कमी छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद आ गए थे।
हमारा प्यार बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के बारे में बताया तो मेरी मां ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि खानदान से बाहर वह किसी हालत में मेरी शादी नहीं करवाएंगी। मगर मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे निकल चुका था कि वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारना मुश्किल हो चुका था। हम दोनों अपनी मोहब्बत में तमाम हदें पार कर चुके थे। कॉलेज पहुंचते ही हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी मां को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह किसी भी सूरत में इस रिश्ते के लिए राजी न हुई। आखिरकार मैंने सबा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि न तो मेरी कोई नौकरी थी और न ही कमाई। और जब सबा के घर वालों को इसका पता चला तो वह भी हमारी शादी के सख्त खिलाफ हो गए। वजह वही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी कर लिया, मगर उन्होंने हमसे मिलना जुलना बिल्कुल खत्म कर दिया। काफी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली जिंदगी गुजारते रहे। फिर जैसे ही मेरी नौकरी लगी और हालात बेहतर होने लगे, सबा ने अपने घर वालों से मिलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह लोग मुझे हरगिज पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल वक्त था तब उन्होंने हमें अपनाया ही नहीं था। इसी वजह से मैं सबा के घर बहुत कम जाता था, साल में 1-2 बार से ज्यादा नहीं। इसीलिए मैंने कभी सबा की छोटी बहन पूजा को ठीक से देखा भी नहीं था। न ही मुझे अंदाजा था कि वह अब 18 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। अल्लाह ने हमें कई सालों तक औलाद की नेमत से महरूम रखा था। बहुत इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे ही नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे सबा की मां को बुलाना पड़ा। जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसे में सबा को कई बीमारियां हो चुकी थीं, इसलिए इसका केस काफी मुश्किल था। सबा के वालिद किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा की वालिदा ने इसकी छोटी बहन को, जो इस वक्त मेरे घर में मेरे साथ रहने वाली थी, मेरे पास छोड़ दिया, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद सबा की बहन पूजा को पहली बार देख रहा था। इसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं तो हमेशा से सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, मगर उसकी छोटी बहन कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इसे देखकर मैं लम्हा भर को सबा को ही भूल गया था। पूजा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम बड़ी खूबी से किए और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। उसने पूरा घर साफ सुथरा किया और फिर सोने की तैयारी शुरू कर दी। मैं अपने कमरे में चला आया, मगर थोड़ी ही देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि पूजा ही आई है, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो, मगर मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वह कुछ और ही इरादा लेकर आई थी। पहले तो वह सोफे पर आराम से बैठ गई और बोली, मुझे बहुत अकेलेपन का डर लग रहा है, क्योंकि यह घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। सोचा क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ, यह तुम्हारा अपना घर है, तुम यहां आराम से सो सकती हो। पूजा को इस अंदाज में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके वजूद पर टिक रही थीं। बातें करते करते वह सोफे पर लेट गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें चुराकर मोबाइल में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी ही देर में वह बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। जब मैंने देखा कि वह उलझन में है तो मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, यह सोफा बहुत छोटा और आरामदेह नहीं है, मैं यहां ठीक से नहीं सो सकती। मैंने कहा, ठीक है, बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाता हूं। वह जैसे ही बेड की तरफ आई, मैं उठने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आकाश भाई, आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, यह आपका अपना घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूं, दूसरी तरफ आप लेट जाइए। पूजा की ऐसी सादगी और बेबसी देखकर मैं हैरान रह गया। मैं खुद भी पूरे दिन सबा के पीछे अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर थक चुका था, इसलिए मैं बेड के एक कोने में होकर लेट गया और फोन चलाने लगा। पूजा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फोन चलाते चलाते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई, और फिर जब मेरी आंख खुली तो दिल पर एक अजीब बोझ था। रात के वाकयात ख्वाब जैसे लग रहे थे।
मगर ज़मीर पूरी शिद्दत से जाग चुका था। मैंने खुद को आईने में देखा तो अपना ही चेहरा अजनबी महसूस हुआ। मैं समझ गया था कि अगर इस लम्हे मैंने दुरुस्त फैसला न किया तो एक गलती पूरे खानदान को तबाह कर देगी। मैंने फौरन पूजा को बुलाया और निहायत सख्त लहजे में कहा कि जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मैंने साफ अल्फाज में उसे समझाया कि यह रिश्ता, यह एतमाद और यह घर सब एक हद के पाबंद हैं। पूजा खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में नदामत भी थी और खौफ भी। मैंने इसी वक्त सबा की वालिदा को फोन किया और सच सच सब बता दिया, एक लफ्ज भी नहीं छुपाया। अगले दिन सबा के वालिद वापस आ गए। घर में वह बातें हुई जिनसे जमीन कांप उठती है। खानदान की इज्जत, तरबियत, एतमाद सब कटहरे में खड़े थे। फैसला सख्त था मगर जरूरी। पूजा को उसी दिन उसके मामू के घर भेज दिया गया और उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर खानदान ने संभाल ली। इस पर वाजह पाबंदियां लगीं ताकि वह दोबारा किसी गलत रास्ते पर न जाए। मगर असल सजा मुझे मिली। सबा को जब सब मालूम हुआ तो वह टूट गई। उसने मुझसे बात करना बंद कर दी। मैंने बार बार माफी मांगी मगर कुछ जख्म माफी से नहीं भरते। अदालते ज़मीर में मेरा जुर्म साबित हो चुका था। सबा ने कुछ वक्त बाद अलहदगी का फैसला किया। मैंने कोई एतराज न किया क्योंकि मैं जानता था कि मैं इस एतमाद के काबिल नहीं रहा था। वक्त गुजरा। मैं अकेला रह गया। घर जो कभी आबाद था अब खामोश था। मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से दुरुस्त करने का फैसला किया। मैंने नफ्सियाती इलाज शुरू किया, इबादत और खुद एहतसाबी को अपनी आदत बनाया और यह अहद किया कि आइंदा किसी की अमानत में खयानत नहीं करूंगा। कई बरस बाद सबा ने एक दिन पैगाम भेजा, अगर तुम वाकई बदल गए हो तो यही तुम्हारी सजा और यही तुम्हारी नजात है। जिंदगी भर खुद को दुरुस्त रखते रहना। मैंने वह पैगाम सीने से लगा लिया। वक्त ने वाकई सब कुछ बदल दिया। सबा ने अपनी सेहत और आने वाले बच्चे पर तवज्जो दी और एक मजबूत मां बनकर सामने आई। उसने अपनी जिंदगी को वकार और सब्र के साथ आगे बढ़ाया। तालीम और तरबियत को अपनी औलाद का असल सरमाया बनाया। दूसरी तरफ मैंने भी तन्हाई को सजा नहीं बल्कि इस्लाह का जरिया बनाया। मैंने अपने माजी को इबरत समझकर हाल को संवारा, दयानतदारी से काम किया, रिश्तों की हुर्मत को पहचाना और यह सीख लिया कि असल मर्दानगी ख्वाहिश पर काबू पाने में है, न कि उसे पूरा करने में। पूजा ने भी वक्त के साथ खुद को संभाला, तालीम मुकम्मल की और एक जिम्मेदार जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। यूं यह कहानी इस अंजाम पर पहुंची कि जिसने गलती की उसने इसका बोझ उठाया और जिसने सब्र किया उसे इज्जत और सुकून नसीब हुआ। क्योंकि जिंदगी में देर से मिलने वाला शूर अगर सच्चा हो तो इंसान का मुस्तकबिल संवार ही देता है।